साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रवीण चौधरी। साथियों हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय स्तर के आयोग एवं बोर्डों के, और कल हमने बात की थी मानवाधिकार आयोग और इसके साथ साथ महिला आयोग की। इसी कड़ी के अंदर आप आज अध्ययन करेंगे, 3-4 एक साथ ही आयोग करेंगे। जो छोटे छोटे हैं उनको अपन एक साथ ही क्लियर कर लेते हैं, उनके फैक्ट को अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। साथियों हमारा जो आज का पहला आयोग है वो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, ठीक है। तो बच्चों के अधिकारों को लेकर सतर्क रहता है, उस आयोग की आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जरूरी भी है बच्चों की चर्चा करनी, ठीक है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की हम यदि बात करें तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, याद रखिए, एक सांविधिक श्रेणी का आयोग है। कैसी श्रेणी का आयोग है? सांविधिक श्रेणी का आयोग है, यानी इसका गठन है वो संसद ने किया है। किसने किया है? संसद ने। और याद रखिए संसद ने क्या किया, इसके लिए एक अधिनियम का निर्माण किया, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। ठीक है। याद रखना, बच्चों के लिए संसद ने इस आयोग की स्थापना के लिए सांविधिक श्रेणी का आयोग बनाया और इसके लिए अधिनियम बनाया, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। और इसी अधिनियम के आधार पर याद रखें 5 मार्च 2007 को, कितनी मार्च को? 5 मार्च 2007 को इस आयोग की हमने, याद रखिए सारे के सारे साथियों, क्या की भाई साहब? हमने इस आयोग की स्थापना की, ठीक है। स्थापना कर दी। स्थापना के बाद में हम साथियों पढ़ते हैं कि इस आयोग की संरचना कैसी है। छोटा सा आयोग है एकदम से, इसकी संरचना कैसी है, यानी इसके अंदर कौन कौन होता है, कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखिए इसके अंदर एक तो आपका होता है अध्यक्ष, और अध्यक्ष की सहायता के लिए होते हैं 6 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य। यानी ये टोटल जो आपका है, याद रखिए 7 सदस्यीय निकाय है। कितने सदस्यीय निकाय है? 7 सदस्यीय आपका ये निकाय है। इसमें एक शर्त है हमारे पास। शर्त ये है कि ये जो 7 सदस्य हैं, अध्यक्ष और सदस्य, इनके अंदर कम से कम, इनके अंदर याद रखना, कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए इस आयोग के अंदर। 2 महिलाएं इस आयोग के अंदर, याद रखना, क्या होनी चाहिए? सदस्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सदस्य होनी चाहिए। सदस्य होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस आयोग की क्या है? संरचना है। संरचना के बाद में हम बात करें कि इस आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, इन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जाहिर सी बात है, इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और यह राष्ट्रपति, याद रखना, किसकी सिफारिश पर इसकी नियुक्ति करता है? तो इसके अंदर अपन कहेंगे कि साहब केंद्र सरकार की सलाह के ऊपर इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। नियुक्ति हो गई। नियुक्ति होने के बाद में हम यदि पढ़ें कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल इनका होता है 3 वर्ष। और याद रखिए अधिकतम इनका कार्यकाल होता है 2 बार के लिए, यानी 6 वर्ष अधिकतम ये अपने अध्यक्ष और सदस्य रह सकते हैं। इसके बाद में अपन कहें कि साहब ये अपना त्याग पत्र किसको प्रदान करते हैं, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है, स्पष्ट तौर पे इसका जवाब होगा कि याद रखिए किसको प्रदान करेंगे? राष्ट्रपति को प्रदान करेंगे। इसके बाद में मैं आपसे पूछूं कि इस आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण, इस आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखिए सारे के सारे बच्चे, इस सेवा शर्तों का निर्धारण
याद रखिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और वेतन भत्ते हैं, इनका निर्धारण भी याद रखना किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। नियुक्ति भी राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति करता है, वेतन भत्तों का निर्धारण भी याद रखना राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल इसके अंदर होता है 3 वर्ष और अधिकतम कितनी बार हो सकता है? 2 बार। इस आयोग के अपन कार्य पढ़े क्या क्या है? तो पहली बार तो ये है कि किसी भी बच्चे के जो बाल अधिकार होते हैं, यदि इन बाल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो याद रखना उससे संबंधित यह आयोग शिकायत दर्ज करता है। क्या दर्ज करता है? शिकायत दर्ज करता है। शिकायत दर्ज करने के बाद में संबंधित मामले की जांच करता है और जांच में यदि कोई व्यक्ति क्या पाया जाता है? दोषी पाया जाता है तो उसे सजा देने की क्या देता है? सलाह देता है। और इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि यह आयोग है एक अर्ध न्यायिक आयोग के रूप में कार्य करता है। कैसे आयोग के रूप में कार्य करता है? अर्ध न्यायिक आयोग के रूप में कार्य करता है। ठीक है। कार्यों के बाद में दूसरा कार्य अपन क्या करें तो यह सामाजिक स्तर पर बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाता है। जो आपके बाल अधिकार हैं इनके संबंध के अंदर क्या फैलाता है? जागरूकता फैलाता है। ठीक है। बाल अधिकार हैं इनके संबंध में यदि सरकार कोई नियम बनाती है, क्या बनाती है? नियम बनाती है, तो याद रखना उन नियमों के बनाने के अंदर सरकार को ये क्या करते हैं? सलाह प्रदान करते हैं। याद रखना। ठीक है, ये चीज आपको छोटी सी याद रखनी चाहिए। इसके साथ ये जो आयोग होता है, आपने एक नाम सुना होगा, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1996। तो बाल श्रम के क्षेत्र के अंदर भी याद रखना आपका बाल संरक्षण आयोग है वो काम करता है। बाल श्रम से जुड़े मामलों की जांच करता है, सरकार को नियम बनाने के अंदर ये सलाह प्रदान करता है ना। ये जरूर आप याद रखना कि विश्व स्तर पे बाल श्रम दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? ये आप याद रखें 12 जून को मनाया जाता है। कितनी जून को मनाया जाता है? 12 जून को। ठीक है। और बाल श्रम निषेध अधिनियम का निर्माण कब हुआ? 1986 के अंदर हुआ था। सॉरी, 96 नहीं है, 86 के अंदर हुआ था। ठीक है। इसके अलावा आपने और भी अधिनियमों का नाम सुना होगा। बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम नहीं, बाल विवाह निषेध अधिनियम, याद रखना 2006 के अंदर है। इसके अलावा आपने एक और नाम सुना होगा, पोक्सो। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। बच्चों को जो आपका लैंगिक अपराध है उससे बचाने के लिए सरकार ये 2012 के अंदर लाई थी। इस क्षेत्र के अंदर भी कहीं ना कहीं आपका बाल संरक्षण आयोग है वो कार्य करता है। ठीक है, तो बच्चों के अधिकारों को लेकर काम करता है, सीधी सी बात ये है। फिर हम इससे जुड़े थोड़े से छोटे मोटे फैक्टों की बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आयोग की प्रथम अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो याद रखना इसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं शांता कुमार रही है सिन्हा। ठीक है, और इनका कार्यकाल रहा है 2007 से 2010। कब रहा है? 2007 से 2010। द्वितीय अध्यक्ष की बात करें अपन तो द्वितीय अध्यक्ष रहे कुशल सिंह। कौन रही? कुशल सिंह। और इनका कार्यकाल आप याद रखना 2010 से, सॉरी इनका कार्यकाल 2010 नहीं है, 2013 है। और इनका कार्यकाल जो रहा है वो छोटा सा रहा है, 2013 से लेके 2014 तक रही है। ठीक। फिर आपको पूछ ले तृतीय अध्यक्ष, याद रखना इनका आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस रही है, याद रखना स्तुति नारायण कक्कड़। कौन है? स्तुति नारायण कक्कड़। कक्कड़। ठीक है, इनका कार्यकाल रहा है 2014 से लेकर 2018 तक। ठीक है, और याद रखें चौथे व वर्तमान अध्यक्ष, तो याद रखना चौथे व वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
तो इसका जवाब है प्रियंक कानूनगो। ये पुरुष है, याद रखना, कहीं प्रियंका मत समझ लेना इनको, प्रियंक कानूनगो है। कौन है? तो याद रखना प्रियंक कानूनगो। ठीक है, 2018 से याद रखना अब तक ये आपके इस आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो हमने ज्यादा कुछ चर्चाएं नहीं की, बहुत ज्यादा सामान्य सी चर्चा की है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग आपका क्या है। तो याद रखिए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वैसे इसका नाम। ठीक है, क्या है? तो याद रखना यह एक सांविधिक श्रेणी का आयोग है। यह सांविधिक श्रेणी का इसलिए है क्योंकि इसका गठन संसद ने अधिनियम बनाकर किया है। कौन सा अधिनियम बनाया? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। फिर अपन बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई, तो इस अधिनियम के आधार पे 2007 के अंदर 5 मार्च को याद रखना इस अधिनियम की, इस आयोग की याद रखना क्या की गई? स्थापना। संरचना आपको याद रखनी है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसके अंदर आपको एक तो अध्यक्ष है याद रखना और 6 सदस्य हैं टोटल। याद रखना है कितने सदस्य आयोग है आपका? 6 सदस्य। 6 सदस्यों में से कम आवश्यक है कि इसके अंदर 2 महिलाएं हैं, वो याद रखना क्या होनी चाहिए? सदस्य होनी चाहिए। फिर हमने इसके अंदर बात की कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो याद रखना करता है राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पे? केंद्र सरकार की सिफारिश पे। कार्यकाल 3 वर्ष। राष्ट्रपति। सेवा शर्तों का निर्धारण भी याद रखना कौन करता है? राष्ट्रपति। वेतन भत्तों का निर्धारण भी याद रखिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर क्रांतिकारियों, मैंने आपको बताया कि इसके कार्य क्या हैं, तो यह बाल अधिकार है उनका उल्लंघन होने पे शिकायत दर्ज करता है, उन मामलों की जांच करता है, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सजा तो नहीं दे सकता लेकिन सजा देने की सलाह देता है। इसलिए यह एक अर्ध न्यायिक आयोग है, या फिर अपन कह सकते हैं कि सलाहकारी आयोग है। कैसा आयोग है? सलाहकारी आयोग है। फिर मैंने आपको कहा कि ये सामाजिक स्तर पर बाल अधिकारों के बारे में क्या फैलाता है? जागरूकता फैलाता है। ऐसे एनजीओ जो बच्चों को लोग काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करता है। और भी जैसे बाल श्रम निषेध अधिनियम है आपका 1986 वाला, उसके तहत भी कार्रवाई कर देता है। कई बार ये बाल श्रम दिवस जरूर आप याद रखें, 12 जून को मनाया जाता है, क्योंकि आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक दिवस का प्रश्न आता है। सामान्यतः वो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके वाला, यानी जिससे सेंस निकलता है, वो दिवस का प्रश्न आता है। ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बना, और पोक्सो एक्ट के तहत भी ये कार्रवाई करने के अंदर है वो सरकार को सलाह प्रदान करता है। फिर अपन ने बात की इससे जुड़े फैक्टों की। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना इसके अंदर प्रथम अध्यक्ष थे शांता कुमार सिन्हा। ठीक है, 2007 से 2018 ये इसके 2007 से 2013 2 कार्यालयों तक ये शांता सिन्हा आपकी इसके अध्यक्ष रही। द्वितीय अध्यक्ष कुशल सिंह 2013 से 14, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, इनका सबसे छोटा कार्यकाल, इनका सबसे बड़ा। तृतीय अध्यक्ष रही स्तुति नारायण कक्कड़ 2014 से 2018, और चौथी और वर्तमान जो अध्यक्ष है वो आपकी रही याद रह रहे हैं प्रियंक कानूनगो वर्तमान के अंदर इसके अध्यक्ष हैं 2018 से अब तक। तो ये आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग था। अब हम अध्ययन करेंगे अल्पसंख्यक आयोग की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की यदि अपन बात करें तो शुरू करते हैं। आइए अपन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। ठीक है, पढ़ते हैं आइए अपन इसको। अल्पसंख्यक आयोग की यदि अपन बात करें तो भारत में सबसे पहले 1978 के अंदर, याद रखिए, जो हमारा एक गृह मंत्रालय है इसके अंदर एक अधिसूचना जारी करके और इस आयोग की याद रखना कि क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी इसको किसी प्रकार के संसद के अधिनियम के द्वारा उस समय नहीं बनाया गया था, नई संविधान का हिस्सा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस आयोग को सांविधिक श्रेणी का आयोग बनाया गया। सांविधिक यानी संसद के द्वारा जिन आयोगों का गठन होता है। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक अधिनियम बनाया संसद ने 1992 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम।
और याद रखिए इसका निर्माण किया गया 1992 के अंदर, 1992 के अंदर। और ये जो आपका अधिनियम है, इस अधिनियम के आधार पे हमने क्या किया, 17 मई 1993 को याद रखना हमने क्या कर दी, इस आयोग की स्थापना कर दी। हमने इस आयोग की क्या कर दी साथियों, स्थापना कर दी। इसमें एक शब्द आ रहा है अल्पसंख्यक, तो याद रखना अल्पसंख्यक हैं कितने, कौन है, तो याद रखना सबसे पहले 1993 में अल्पसंख्यकों के वर्ग हम घोषित किए गए थे, और उस समय इसके अंदर याद रखना 5 धर्म शामिल थे। ठीक है, पहला धर्म आपका इसके अंदर था मुस्लिम, दूसरा धर्म आपका अपने सिख, तीसरा था आपके बौद्ध, चौथा था ईसाई, पांचवा जो आपका धर्म था वो था आपका पारसी। मूलतः अल्पसंख्यक याद रखना 5 ही थे 1993 में। 2014 के अंदर इसके अंदर याद रखना चौथा धर्म अल्पसंख्यक बनाया गया और उसका नाम है जैन धर्म। कौन सा धर्म, जैन धर्म। ये भी थोड़ी सी अल्पसंख्यकों से जुड़ी जानकारी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक आप एक फैक्ट और रख सकते हैं, याद यदि रखना चाहें तो, अल्पसंख्यक विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 18 दिसंबर को मनाया जाता है प्रति वर्ष। कितने दिसंबर को, 18 दिसंबर 1992 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए कर थोड़ी विस्तृत चर्चा हुई थी, और उसी के चक्कर में 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हमने क्या बात की, 1978 में ये आयोग बनाया गृह मंत्रालय ने, फिर सांविधिक दर्जा मिला 1992 में, और इसके आधार पे हमने सांविधिक आयोग के रूप में इसकी स्थापना कर दी 17 मई 1993 के अंदर। आगे हम यदि बात करें कि इस आयोग की संरचना कैसी है, तो याद रखना इस आयोग के अंदर एक तो होता है अध्यक्ष, अध्यक्ष के साथ एक होता है उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष की सहायता के लिए याद रखना इसके अंदर 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, यानी यह टोटल है वो 7 सदस्यीय निकाय है। बात यह है कुल मिला के कितने सदस्यीय आयोग है, 7 सदस्यीय आयोग है। ओके, इस आयोग के बाद में हम बात करें कि ये 7 सदस्य हैं, वो याद रखना सभी अल्पसंख्यक वर्ग से होने चाहिए। कौन से वर्ग से होने चाहिए, अल्पसंख्यक वर्ग से होने चाहिए। संरचना हमने पढ़ ली, आपसे मैं चर्चा करूं कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो याद रखना नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन सी सरकार की सलाह पे करेगा, तो ये भी आप सबको पता होना चाहिए, केंद्र सरकार की सलाह के ऊपर करना। मैं आपसे पूछ लूं कि इनका कार्यकाल कितना होगा, तो इनका कार्यकाल याद रखें वही कार्यकाल है 3 वर्ष, और अधिकतम कितनी बार बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं। ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे, त्याग पत्र भी याद रखना किसको प्रदान करेंगे, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र प्रदान करते हैं। ठीक है, यदि ये काम अच्छे से नहीं करें तो पद से हटाना पड़ेगा, तो हटाता कौन है, याद रखना राष्ट्रपति हटाता है। और राष्ट्रपति इस संबंध के अंदर याद रखना किससे जांच करवा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से जांच करवा सकता है। किसे जांच करवा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से आपका ये जांच करवा सकता है। मुझे लगता है ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। सेवा शर्तों तथा वेतन भत्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन इस आयोग के कार्य। आयोग के कार्य देखो, ज्यादा मोटा मोटी बात तो ये है कि ये आपके जो अल्पसंख्यकों के अधिकार है, यदि उनका उल्लंघन कहीं हो रहा है तो उन संबंधी मामलों की क्या करता है, जांच करता है। और अल्पसंख्यकों के अधिकार है, इनसे जुड़े जो संवैधानिक और वैधानिक उपबंध हैं
है ना, उनके बारे के अंदर याद रखना ये क्या करता है, समीक्षा करता है। क्या करता है, समीक्षा करता है। सरकार को इनके अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए जब सरकार कोई नियम और कानून और योजना लाती है तो इसके अंदर सरकार को ये क्या प्रदान करता है, सलाह प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सलाह प्रदान करता है। और कुल मिला के कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण को लेके काम करता है। लेकिन ये आपको जरूर याद रहे, यह कैसे निकाय के रूप में कार्य करता है, तो वही अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में अर्थात सलाहकारी निकाय के रूप में काम करता है। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट। और मैं आपसे पूछ लूं कि अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है मोहम्मद सरदार अली। मोहम्मद सरदार अली न्यायाधीश रहे हुए हैं, याद रखना है। वर्तमान में कौन है, तो ये 8वें अध्यक्ष है हमेशा इसके, तो याद रखना वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा। वर्तमान के अंदर उपाध्यक्ष कौन है, तो याद रखना उपाध्यक्ष हैं आतिफ राशिद। इसके वर्तमान के अंदर क्या है, उपाध्यक्ष है। छोटा सा आयोग है, बस फैक्ट है इसके अंदर, देखो वो आपको जरूर याद करने होंगे, बार बार आप पढ़ोगे। साथ में यदि कोई अपडेट होता है इस पर भी आप कड़ी नजर बनाए रखें। वैसे अपन तो करंट की बुकलेट आती है अपनी, उसके अंदर उसको अपडेट कर भी देते हैं आपको। देखिए इसमें क्या है, मैंने ज्यादा कुछ बातें नहीं बताई, एकदम से बेसिक सी बातें की अपने। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अंदर अपन ने क्या बात की है, सुनिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सबसे पहले भारत में स्थापना की बात करें तो गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के आधार पर ही स्थापना की थी। ये कोई संवैधानिक सांविधिक नहीं था। इसको सांविधिक दर्जा मिले, कैसा दर्जा मिले, सांविधिक दर्जा मिले, उसके लिए इसने अधिनियम बनाया संसद ने, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। इस अधिनियम के आधार पे ये डेट आपको याद रखनी है, 17 मई 1993 को आपके कौन से आयोग की स्थापना हुई, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई। फिर हमने बात की कि अल्पसंख्यक है कौन भाई, तो याद रखना 1993 में कितने धर्मों को अल्पसंख्यक माना, 5। वर्तमान में 2014 के बाद में 6 हैं। कौन कौन से, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन। यानी बहुसंख्यकों के मुकाबले जिनकी संख्या कम है उन्हें अपन अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यकों की बात करें तो विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखना प्रति वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर मैंने एक छोटी सी बात की आपके साथ साथियों कि इसकी संरचना में कौन कौन होता है। तो संरचना में आपका होता है एक तो अध्यक्ष, फिर होता है एक उपाध्यक्ष, फिर होते हैं 5 सदस्य। ये सारे के सारे उन 6 धर्मों से संबंधित होने चाहिए। टोटल याद रखना 7 सदस्यीय आयोग है, सारे सदस्य अल्पसंख्यक होने चाहिए अध्यक्ष समेत। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है व्यक्ति। कार्यकाल होता है 3 वर्ष और अधिकतम कितनी बार हो सकता है, 2 बार। ये अपना त्यागपत्र याद रखिए किसको प्रदान करता है, राष्ट्रपति को प्रदान करता है। पद से कौन हटाता है, याद रखिए राष्ट्रपति हटाता है। किसमें जांच के बाद, सर्वोच्च न्यायालय में जांच के बाद। फिर मैंने आपको बताया इसके कार्य क्या क्या हैं, तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर काम करता है। यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो की जांच करता है, शिकायत दर्ज करता है और दोषी को सजा देने की सलाह देता है न्यायालय को, इसलिए अर्ध न्यायिक आयोग है। संवैधानिक वैधानिक उपबंध है, उनकी समीक्षा करता है समय समय पे, यदि कहीं उल्लंघन हो रहा है तो सरकार को निर्देश देता है। उत्थान करता है अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए, यदि कोई सरकार नियम बनाती है, योजना बनाती है, उनमें सरकार को सलाह प्रदान करती है। ये फैक्ट जरूर आपको याद रखने हैं कि प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना मोहम्मद सरदार अली न्यायमूर्ति थे। वर्तमान और 8वें अध्यक्ष कौन हैं, तो याद रखना इकबाल सिंह लालपुरा, और इसके वर्तमान के अंदर उपाध्यक्ष हैं आतिफ रशीद। तो ये आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग था। अब साथियों हम जिस आयोग की बात करेंगे वो आयोग है सूचना आयोग, छोटा सा आयोग है, तो आइए पढ़ते हैं।
राष्ट्रीय सूचना आयोग की यदि हम बात करें, आइए इसको देखते हैं अपन क्या क्या इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रीय सूचना आयोग, नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। राष्ट्रीय सूचना आयोग की बात करें तो सूचना का अधिकार इसको जो कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ है वो याद रखिए 2005 के अंदर हुआ था, और इसको कानूनी दर्जा दिलाने के अंदर एक महिला का बहुत बड़ा योगदान है और उनका नाम है अरुणा राय। क्या नाम है? अरुणा राय। और अरुणा राय को याद रखना वर्ष 2000 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, ठीक है। और सरकार ने क्या किया, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया था संसद के अंदर। कहाँ किया? संसद के अंदर, ठीक है। इसको आयोग की स्थापना के लिए और इनको कानूनी दर्जा देने के लिए, तथा इसी के आधार पर याद रखिए 12 अक्टूबर 2005 को इस आयोग की, याद रखिए सारे के सारे बच्चे, स्थापना हुई। क्या हुई? स्थापना हुई थी भारत के अंदर 12 अक्टूबर 2005 को राष्ट्रीय सूचना आयोग की। मैंने आपको आयोग पढ़ाए हैं, इसके अंदर एक ऐसा आयोग पहले भी पढ़ा चुका हूं जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर को हुई है। आप माइंड में क्विक उसका रिवीजन कीजिए, और यदि आपको आ रहा है इसका मतलब आपने पढ़ा है, ध्यान लगाया है, नहीं आ रहा है तो आपको फिर से रिवीजन करने की जरूरत है। उम्मीद है कि आया होगा याद आपको। याद रखना 12 अक्टूबर 1993 को हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी स्थापना की थी, 12 अक्टूबर को। इस 12 अक्टूबर 2005 को राष्ट्रीय स्तर के अंदर अपने राष्ट्रीय सूचना आयोग की स्थापना की, इसलिए इसको याद रखना 12 अक्टूबर को हम सूचना अधिकार दिवस भी कहते हैं। राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 12 अक्टूबर को अपने यहाँ मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको छोटी सी जानकारी याद रखनी है। आगे अपन साथियों बात करें मानवाधिकार आयोग की संरचना की, राष्ट्रीय सूचना आयोग की संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में एक तो होगा आपका अध्यक्ष, ठीक है, और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम इसके अंदर याद रखिए कितने सदस्य हो सकते हैं? 10 सदस्य इसके अंदर अधिकतम हो सकते हैं। फिर हम बात करें कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो याद रखिए नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। क्या राष्ट्रपति खुद किसी की भी नियुक्ति कर देगा ऐसे ही? तो ऐसा नहीं है। यह नियुक्ति याद रखना सिफारिश के आधार पर करता है, और यह सिफारिश करता है केंद्र सरकार की 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। कितने सदस्यीय समिति की सिफारिश पर? 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति करता है। इसके अंदर आपके कौन होता है? पहला तो होता है आपके प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है आपका इसके अंदर। दूसरा होता है लोकसभा के अंदर, लोकसभा में विपक्षी दल का नेता, ठीक है। इनकी सिफारिश के आधार पे इनकी नियुक्ति करेगा, याद रखना, राष्ट्रपति। एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य। ये अपना त्याग पत्र किसे प्रदान करेंगे? याद रखना, ये अपना त्याग पत्र प्रदान करेंगे राष्ट्रपति को प्रदान करेंगे। किसको प्रदान करेंगे? राष्ट्रपति को प्रदान करेंगे। आगे हम बात करें कि सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। याद रखना, कार्यकाल का निर्धारण वैसे तो केंद्र सरकार करेगी, वो अवधि होगी, ठीक है,
और अधिकतम आपकी याद रखना इसके अंदर 65 वर्ष होगी। जो भी पहले होगा वो आपका इसका कार्यकाल होगा। आपसे मैं पूछ लूं, क्या अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है? याद रखना, पुनर्नियुक्ति का इसके अंदर क्या नहीं है, प्रावधान नहीं है। क्या नहीं है? प्रावधान नहीं है। किस चीज का? पुनः नियुक्ति का इसके अंदर प्रावधान नहीं है। त्यागपत्र की अपन ने बात कर ली। सेवा शर्तों का निर्धारण, सेवा शर्तों का निर्धारण, तो याद रखिए सेवा शर्तों का निर्धारण, वेतन भत्तों आदि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। पद से हटाने की प्रक्रिया, तो याद रखना पद से हटाने की प्रक्रिया की हम चर्चा करें तो इन्हें हटाता कौन है? तो याद रखना राष्ट्रपति हटाएगा। और राष्ट्रपति इस मामले के अंदर किससे जांच करवा सकता है? तो इसका जवाब है सर्वोच्च न्यायालय से जांच करवा सकता है। किसे जांच करवा सकता है भाई? सर्वोच्च न्यायालय से आपके ये क्या करवा सकता है? जांच करवा सकता है। मोटे मोटे पॉइंट बताएं अपन ने। आगे अपन पढ़ते हैं इसके अंदर सूचना आयोग के कार्य। सूचना आयोग के कार्य, पहली बात तो ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेगा जिसके तहत नागरिकों को लोक सेवकों के बारे में या केंद्रीय सेवाओं के जो कर्मचारी होते हैं केंद्र स्तर के, सूचना प्राप्त करने में सुलभता हो। ठीक है, तो ये पहले तो ऐसे तंत्र का निर्माण करेगा जो सूचना प्राप्त करने के अंदर याद रखना क्या हो? सुलभ हो। दूसरा, ये जो आपका सूचना आयोग है, यदि सूचना से संबंधित सूचना मांगी गई और उससे जुड़ी कोई शिकायत आ गई आपके पास, तो याद रखना उसका क्या करता है? निपटारा करता है। हालांकि निपटारा क्या करता है? पिछले वर्ष जो रिपोर्ट आई उसमें कहा कि 2.25 लाख के आसपास शिकायतें पेंडिंग हैं। तो आयोग मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कार्यभार के अंदर है। ठीक है, तो ये आपका काम इसके अंदर करता है कि सूचनाओं से संबंधित जो शिकायत आती है उनका ये क्या करता है? निपटारा करता है। तीसरा, आपका जो सूचना अधिकार है, सूचना का अधिकार है, याद रखिए इसका ये सूचना का अधिकार है, ये क्या करवाता है? संरक्षण करवाता है। क्या करवाता है? सूचना के अधिकार के अंदर संरक्षण करने का काम करता है। सामाजिक स्तर पे लोगों को बताता है कि आपको क्या क्या सूचनाएं मिल सकती हैं और सूचनाओं के बारे में जागरूकता फैलाता है, मतलब कि आपका अधिकार है कानूनी इसके बारे में। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। याद रखना इस आयोग की सबसे बड़ी खासियत बात जो है वो ये है कि यह आयोग किसी भी मामले के अंदर स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। किसी सूचना से जुड़े मामले क्या ले सकता है? स्वतः संज्ञान ले सकता है। इस आयोग को याद रखना दीवानी न्यायालय के समकक्ष अधिकार प्राप्त होते हैं। दीवानी न्यायालय जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे यह किसी को जारी कर सकता है, समन जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? समन। लोगों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का याद रखिए ये क्या दे सकता है? आपका आदेश दे सकता है। तो ये इस आयोग के क्या है? कार्य है। अब अपन पढ़ेंगे इस आयोग से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो याद रखिए राष्ट्रीय सूचना आयोग के अंदर प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो याद रखिए, देखना कौन है? वजाहत हबीबुल्ला। ये इसके अंदर याद रखना वजाहत हबीबुल्ला इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल क्या है? तो याद रखना 2005 से लेकर 2010 तक का इनका पहला ही कार्यकाल था, लंबा कार्यकाल था। आपसे मैं पूछ लूं कि प्रथम महिला सूचना आयुक्त कौन है? तो आपका इसके अंदर जवाब होना चाहिए साथियों सुषमा सिंह। कौन है? सुषमा सिंह आपके याद रखना इसके अंदर क्या है? अध्यक्ष रही है। याद रखना 2013 से 2014। ठीक है, आपसे मैं प्रश्न पूछ लूं कि वर्तमान व 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो याद रखना यशवर्धन सिंह सिन्हा। यशवर्धन सिंह सिन्हा
इसके वर्तमान के अंदर क्या है भाई साहब, यशवर्धन सिन्हा अध्यक्ष हैं आयोग के, और इनका कार्यकाल 2020 से, याद रखना, अब तक इनका कार्यकाल है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी यादें रखनी है, सूचना आयोग से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। हम इसको दोबारा सा समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसके अंदर क्या क्या बातें हैं। बड़ा शॉर्ट के अंदर अपन ने इसको किया है, सारी जानकारियां समेटने का प्रयास किया इसके अंदर अपन ने। राष्ट्रीय सूचना आयोग, नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन, इस आयोग की स्थापना है वो सूचना के अधिकार को कानूनी दर्जा मिलने के बाद हुई है, 2005 के बाद। सूचना का अधिकार है, इसको कानूनी दर्जा देने के अंदर सबसे अच्छा किसी योगदान किसी व्यक्ति का है, किसी महिला का है, तो वो है अरुणा राय। और अरुणा राय को याद रखना 2000 के अंदर प्रतिष्ठित अपने एशिया के अंदर बड़ा पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, वो भी दिया है, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, पर्यावरण प्रेमियों को दिया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम संसद ने पारित किया 2005 में। इस अधिनियम के आधार पे हमने क्या किया, हमने भैया 12 अक्टूबर 2005 को इस सूचना आयोग की क्या कर दी, स्थापना कर दी। और इसलिए प्रति वर्ष 12 अक्टूबर को सूचना अधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? सूचना अधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर हमने बात की इसके अंदर आपके कि इसकी संरचना की बात की हमने कि इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 10 सदस्य होते हैं। यानी टोटली कुल मिला के बात ये है कि यह बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा निकाय है? बहुसदस्यीय निकाय है। इसके अंदर एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है 10 होते हैं आपके सदस्य। नियुक्ति याद रखिए किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति खुद नहीं करता है, यह एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करता है, जिसके अंदर आपका प्रधानमंत्री शामिल होता है, लोकसभा में विपक्षी दल का नेता शामिल होता है। ठीक है, ये सिफारिश करते हैं, फिर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तथा ये अपना त्यागपत्र किसको प्रदान करता है? अपना त्यागपत्र प्रदान करता है राष्ट्रपति को। आगे हम बात करें तो कार्यकाल कितना होता है, तो केंद्र सरकार अवधि का निर्धारित करेगी। एक तो 5 वर्ष, 6 वर्ष, सामान्यतः अभी वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई स्पष्टीकरण मिल नहीं रहा है। अधिकतम 65 वर्ष हो, जो भी पहले वो कार्यकाल होगा उसका। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पद से हटाने की प्रक्रिया याद रखना कौन संपन्न करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश के आधार पे? तो सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के आधार के ऊपर करता है। फिर अपन पढ़ें तो याद रखना सूचना आयोग के कार्य क्या हैं? तो सूचनाओं को अच्छे से मिल सके नागरिकों को, इससे जुड़े तंत्र का निर्माण करता है। सूचना जो आपके हैं, सूचनाओं से जुड़ी कोई शिकायत आती है, सूचना के अधिकार से संबंधित सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं किसी को, तो उनका निपटारा करता है। सूचना के अधिकार का संरक्षण करता है। स्वतः संज्ञान ले सकता है और दीवानी न्यायालय के समकक्ष इसको अधिकार प्राप्त होते हैं, समन जारी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? तो याद रखना वजाहत हबीबुल्ला है। और प्रथम महिला आयुक्त, इनका वजाहत हबीबुल्ला का कार्यकाल है 2005 से 2010 है आपका। प्रथम महिला आयुक्त कौन है? तो याद रखना सुषमा सिंह है। इनका कार्यकाल 2013 से 2014। वर्तमान में और 11वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिंह सिन्हा, 2020 से हैं। याद रखना ये जो सूचना आयोग है इसका नोडल मंत्रालय, ठीक है, तो याद रखना इसका नोडल मंत्रालय वैसे कोई स्पेसिफिक है नहीं, ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन ही काम करता है। वैसे इससे संबंधित 2 आपके मंत्रालय हैं। तो एक तो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इसके मंत्री तो अभी वर्तमान के अंदर आप सबको पता है कौन है? तो याद रखना अनुराग ठाकुर हैं, हिमाचल वाले हैं, याद रखना। और एक है आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके आपके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जो आपके हैं वो इसके मंत्री हैं। तो ये अपन ने सूचना आयोग को कंप्लीटली अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमारा जो आयोग होगा वो होगा केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की यदि अपन बात करें, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग,
सत्कर्ता आयोग, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, ये इस पे आएगा यार, अपन ने गलत लिख दिया है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्या करता है देखते हैं। दरअसल हुआ क्या कि 1962 के अंदर हमारे जो चीन के साथ युद्ध हुआ था उसमें बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार हो गया और देश में हर मामले में भ्रष्टाचार की व्यवस्था है उसका चलन बढ़ रहा था। तो इसके लिए एक समिति की सिफारिश की, समिति का गठन किया गया, संथानम समिति का। और ये संथानम समिति है, इसने सिफारिश दी कि आप एक कोई निश्चित निकाय की स्थापना कीजिए जो भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच कर सके। तो इसकी सिफारिश के आधार पे क्या हुआ, 11 फरवरी 1964 को, याद रखना, इस आयोग की क्या हो गई, स्थापना हो गई। आयोग की क्या हुई, स्थापना हो गई। मुझे लगता है कि यहाँ अब तक आप समझ गए होंगे। 11 फरवरी 1964 को आयोग की स्थापना हो गई, लेकिन इसकी स्थापना है वो एक कार्यकारी आदेश के द्वारा ही हुई थी। इस आयोग को जो सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ, सांविधिक दर्जा है वो तब प्राप्त हुआ जब संसद ने क्या किया, एक अधिनियम का निर्माण किया, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग अधिनियम 2003। और इसके बाद में इस आयोग को सांविधिक दर्जा प्राप्त हो गया, यानी इसका गठन है वो संसद के एक नियम द्वारा हुआ है। भ्रष्टाचार की जांच हेतु इस आयोग की स्थापना की गई थी मूलतः। इससे जुड़ा एक दिवस आप जरूर याद रखें, काम में आ सकता है आपको, भ्रष्टाचार निषेध दिवस। याद रखिए, भ्रष्टाचार निषेध दिवस। और ये दिवस मनाया जाता है आपके, याद रखना, 9 दिसंबर को। कितने दिसंबर को मनाया जाता है, 9 दिसंबर को आपके ये दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करें, छोटा सा आयोग है वैसे, इस आयोग की संरचना की। ठीक है, तो याद रखना, इसमें एक तो होता है अध्यक्ष और बाकी होते हैं, एक तो आपका होता है मुख्य सत्कर्ता आयुक्त और 2 अन्य होते हैं आपके, 2 इसके अंदर सदस्य होते हैं। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति ये नियुक्ति खुद नहीं करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है सिफारिश के आधार पे, और सिफारिश करती है एक 3 सदस्यीय समिति। तीन सदस्यीय समिति। ठीक है, राष्ट्रपति सिफारिश करता है 3 सदस्यीय समिति। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि अध्यक्ष ये अपना त्यागपत्र किसको प्रदान करते हैं। त्यागपत्र भी याद रखना किसको प्रदान करते हैं, ये अपना राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं। ठीक है, 3 सदस्यीय समिति में क्या था ये मैं बताना चाह रहा था आपको। याद रखना इनमें कौन कौन होता है, तो एक तो होता है प्रधानमंत्री, एक होता है इसके अंदर आपका गृह मंत्री, और एक होता है आपका इसके अंदर लोकसभा में विपक्षी दल का नेता। विपक्षी दल का नेता इसके अंदर होता है, आपके शामिल होता है। कार्यकाल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, कार्यकाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बताता हूं आपको, याद रखना। ये कार्यकाल है 4 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले याद रखना, ये कार्यकाल जरूर आप याद रखें, 4 वर्ष और 65 वर्ष। आपसे मैं पूछ लूं कि पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो याद रखिए पद से हटाने की प्रक्रिया ये है कि इनको पद से हटाता है, कौन हटाता है, तो याद रखिए इनको पद से हटाता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये इसके बारे में बेसिक सी जानकारी है। संरचना क्या है, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसकी सिफारिश पे, एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पे, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री इसके अंदर सदस्य होता है,
साथ में लोकसभा विपक्षी दल का नेता। आपको इंपॉर्टेंट चीज इसमें थोड़ी सी यूनिक है, वो ये है 4 वर्ष और 65 वर्ष है। सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, हटाता राष्ट्रपति है, त्यागपत्र राष्ट्रपति लेता है। ये सब चीजें अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आगे अपन इसके पढ़ेंगे कार्य, क्या कार्य है। तो इसका मेन कार्य है कि यदि केंद्र सरकार आदेशित करे इसको किसी मामले की जांच करने के लिए कि केंद्र सरकार का या फिर केंद्र सरकार के किसी अधिकरण का कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार का दोषी है, तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले के अंदर याद रखना ये आयोग है वो क्या करने का काम करता है, जांच करने का काम करता है। दिल्ली पुलिस जो है आपकी, इसके अंदर भ्रष्टाचार न हो और इसकी देख रेख करने का कार्य याद रखना, वैतनिक दृष्टि से याद रखना, ये आपका आयोग करता है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, ये इसको देखता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार से संबंधी कोई शिकायत अन्य प्राप्त होती है तो उस शिकायत के ऊपर याद रखना क्या करता है, जांच करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखनी है आपको, अब इस आयोग की आधिकारिकता सिर्फ और सिर्फ ये रह गई है कि लोकपाल की सहायता ज्यादा करने लगा है, क्योंकि उस आयोग का गठन भी याद रखना आपको पता हो तो किसके लिए किया गया, भ्रष्टाचार के लिए। तो उसके आने के बाद में इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि आपके सिलेबस में आयोग शब्द लिख रखा है, इसलिए इसको पढ़ें। वैसे आगे अपन आयोग भी लोकपाल भी पढ़ने वाले हैं। इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें अपन, फैक्ट क्या क्या हैं, तो आपसे मैं पूछ लूं कि प्रथम मुख्य सत्कर्ता आयुक्त कौन बने, आयुक्त कौन बने, तो आपका जवाब होना चाहिए एन.एस. राव, एन.एस. राव। और इनका कार्यकाल था 1964 से लेके 1968। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था कि 2003 के अंदर इनको वो मिला था सांविधिक दर्जा। उस समय याद रखना 11वें अध्यक्ष कौन बने 2003 के अंदर, तो आपको याद रखना है सांविधिक दर्जा प्राप्त होने के बाद में प्रथम अध्यक्ष बोल सकते हैं और क्रम के आधार पे 11वां अध्यक्ष है। तो याद रखना ये है आपके पी शंकर, कौन, पी शंकर। पी शंकर का कार्यकाल था 2002 से 2006, ये उस समय है वो आपकी सूचना आयुक्त था। ठीक है, सॉरी सत्कर्ता आयुक्त था। वर्तमान व 18वें कौन है, तो आपको सबको पता है सुरेश एन पटेल, सुरेश एन पटेल। ये आपके वर्तमान के अंदर क्या है, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त हैं। इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 2019 से हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। दोबारा समझ लेते हैं क्या है। देखिए, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, संथानम समिति ने भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच के लिए गठित हुई और इसने सिफारिश दी कि एक आयोग बनाइए यार। आप 11 फरवरी 1964 को, कितनी फरवरी को, 11 फरवरी 1964 को हमने सत्कर्ता आयोग की क्या कर दी, स्थापना कर दी। इसको सांविधिक दर्जा मिला, संसद ने कब दिया, 2003 के अंदर दिया। ठीक है, ये भी आप याद रखें। भ्रष्टाचार निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 9 दिसंबर को मनाया जाता है। संरचना में क्या है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर, जिसके अंदर प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है और आपके लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होता है। त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। कार्यकाल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 वर्ष और 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, याद रखना। जो भी पहले होता है, पद से हटाने की प्रक्रिया भी राष्ट्रपति द्वारा संपन्न की जाती है। ठीक है, सेवा शर्तों, वेतन भत्तों का निर्धारण भी आपके केंद्र सरकार, ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, केंद्र सरकार यदि आदेश दे दे कि उसका कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, या उसके कोई प्राधिकरण या अभिकरण का कर्मचारी है, उसने भ्रष्टाचार कर दिया है, तो उससे संबंधित मामले की जांच करवा सकता है आपका यह आयोग। दिल्ली पुलिस से जुड़े मामलों की भी जांच करता था। भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त होगी तो जांच कर सकता है। आजकल ये जो काम करता है वो करता है लोकपाल की सहायता भी करता है भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के निपटारे के अंदर।
ये फैक्ट हैं 3। प्रथम मुख्य सत्कर्ता आयुक्त कौन बने, तो याद रखना NS राव 1964 से 1968। 11वें इसके अध्यक्ष मुख्य सत्कर्ता आयुक्त कौन बने, तब इसको सांविधिक दर्जा मिला था, कौन था उस समय, तो याद रखना P शंकर 2002 से 2006। वर्तमान और 18वें आपके सत्कर्ता आयुक्त हैं सुरेश एन पटेल। तो साथियों आज अपन ने 4 आयोगों का अध्ययन किया है। पहला अधिकार आपका आयोग था बाल संरक्षण अधिकार आयोग, दूसरा आपका था याद रखना अल्पसंख्यक आयोग, फिर अपन ने पढ़ा सूचना आयोग, फिर अपन ने पढ़ा सत्कर्ता आयोग। ये आयोग थोड़े फैक्चुअल हैं, इनमें समझने वाली चीजें कम थी, थोड़े डाटा हैं। शांति से यदि आप बार बार रिवीजन करके वीडियो को देखोगे और समझोगे चीज़ों के, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो साथियों मैं आज आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा मैं आपके साथ किसी एक नए आयोग को लेकर। और शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे।